प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय रहेगा छायावाद और हिंदी काव्य। हिंदी कविता के आधुनिक परिवेश में जिन अनेक वादों ने जन्म लेकर काव्य को सर्वांगीण समृद्धि प्रदान की, छायावाद का उनमें सर्वाधिक प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से सामान्यतः कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक, स्थूल और बाह्य काव्य धारा को जो गहन प्रतिक्रिया हुई, वह छायावाद के नाम से अभिहित होगी। कवियों की चेतना उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त भी अन्य कारणों से अंतर्मुखी होती गई। वे स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म को प्रमुखता देने लगे। ये सूक्ष्मता भावलोक के साथ भाषा और शिल्प विधान के क्षेत्र में भी अवतरित होने लगी। छायावादी काव्य चेतना ने सभी दृष्टि से हिंदी कविता में नव्यता और भव्यता का संचार कर दिया। भाषा भावों को वहन करने वाली और सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति में भी समृद्ध सिद्ध हुई। उसे नया कोमल स्वरूप और परिधान भी मिला। चित्रात्मकता, लयात्मकता, नाद, सौंदर्य आदि भी उसे प्राप्त हुए। सबसे प्रमुख बात यह है कि छायावादी काव्य जन संयत व्यक्तिक चेतनाओं और भावनाओं को सबल रूप से अभिव्यक्त करने में समर्थ हुआ। कवियों की भावनाओं के नवीन और उन्मुक्त क्षितिज प्राप्त हुए। वे सामान्यतः मुक्त रहने वाले गगन बिहारी विहंगों के समान अपने स्वरों को विस्तार करने लगे। ये मुक्त स्वर संधान और आत्माभिव्यक्ति की छायावाद की सबसे प्रमुख उपलब्धि कहा जा सकता है। आज तक इस कविता के 4 बड़े कवि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी जी कवित्व और भावों की उद्भावना के क्षेत्र में अपनी विशेष छवि बनाए हुए हैं। समस्त हिंदी जनता नवीन और आधुनिक काव्य के मूलाधार के रूप में इन्हें याद करती रहती। छायावाद की यदि काल सीमाओं की हम बात करें तो सामान्यतः हिंदी के छायावाद की काल सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व इतिहास के संदर्भ में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बीच का समय है। प्रथम युद्ध की समाप्ति 1918 में और दूसरे विश्व युद्ध की 1936 से जो प्रारंभ हुआ, इसके बीच का समय छायावाद का समय ठहरता है। अतः छायावाद की काल सीमा 1918 से लगा के 1936 तक स्वीकार की जा सकती है। इस काल अवधि में हिंदी काव्य की धारा एक विशिष्ट दिशा की ओर प्रवाहमान होती गई, जिस पर बाहरी देश काल का प्रभाव भी पड़ा। इसीलिए कोई निश्चित तिथि और वर्ष को छायावाद की शुभारंभ के रूप में नहीं देखा जा सकता। संयोग से इस कालखंड में हिंदी की अनेक प्रवृत्तियां उत्तरोत्तर विकसित होती गई, जिन्हें छायावाद की संज्ञा से अभिभूत किया गया। डॉक्टर सुधींद्र ने छायावाद की पूर्वापर सीमाएं 1915 से 1935 तक घोषित किए, किंतु साहित्य की प्रवृत्तियों के विकास की दृष्टि से 2-4 वर्ष का ये अंतर कोई विशेष महत्व नहीं रखता। ये काल खंड ऐसा है जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव भारत पर तीव्र वेग के साथ पड़ रहा था। 1914 में रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला और उसका प्रभाव भारतीय मेगा ज्ञान, विज्ञान और साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। इसी समय हिंदी के प्रसिद्ध पत्रिकाएं इंदु 1927 में, माधुरी 1923 में, विशाल भारत 1929 आदि का प्रकाशन भी हुआ, जिसका साहित्य विकास पर विशेष प्रभाव पड़ा। छायावाद की प्रेरक शक्तियों की यदि हम बात करें तो छायावाद के स्वरूप पर विचार करने के पूर्व उन प्रेरक शक्तियों का मूल्यांकन करना अधिक उचित प्रतीत होता है, जिनके कारण से द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद ने अपने संपूर्ण उत्कर्ष हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रमाणित किया। दोनों विश्व युद्धों के बीच का समय विश्व मानव की चेतना को अनेक दिशाओं में नई प्रेरणा देने वाला सिद्ध हुआ। भारतीय स्वतंत्रता चेतना के प्रभावित मन में इन प्रेरणाओं से मुक्त नहीं रह सका। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक स्थूल काव्य चेतना और पद्धतियों की प्रक्रिया में इस काव्य के उदय के पीछे महत्वपूर्ण प्रेरणा रही है। भारतीय कवि पाश्चात्य विशेष अंग्रेजी साहित्य के स्वच्छंद प्रवृत्तियों के संपर्क में आए। ये संपर्क बांग्ला भाषा के साहित्य के माध्यम से स्थापित हुआ। अंग्रेजी साहित्य में उस समय रोमांटिक और स्वच्छंदवादी काव्य प्रवृत्तियों का बोलबाला था। उनके प्रभाव से हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति स्वच्छंदता का समावेश सहज हो गया। कुछ विद्वान हिंदी के छायावाद को नोबेल पुरस्कार प्राप्ति कृति रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि से प्रभावित मानते हैं। बांग्ला साहित्य को भी इससे प्रेरणा का श्रेय किसी न किसी रूप में प्राप्त हुआ ही।
गीतांजलि के गीतों में व्यापक प्रकृति में उस परम सत्ता की छाया की अनुभूति कराने वाले स्रोत हैं, जिनका प्रभाव हिंदी के कवि उत्साहपूर्वक स्वीकार करने लगे। एक विचार ये भी है कि पराधीनता का युग था, उसमें प्रताड़ित और उबे हुए युवक मुक्त भाव से अपने विचार व्यक्त करने के लिए छटपटा रहे थे। वे सीधे और स्पष्ट ऐसा करने के लिए भयातुर थे। अतः प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त करने का मार्ग अपनाया। इस माध्यम के द्वारा आज छाया बांस के रूप में व्यक्त की जाती है। यह अभिव्यक्ति छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ विद्वान इसे नवीन सुधारों, नैतिक प्रतिबंध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चेतना, महंगाई, बेकारी, नारी स्वतंत्रता, पुरुष नारी संबंधों में नई चेतना, यौन वर्जनाएं, नए मूल्यों का अन्वेषण की तड़प, नैतिक और आर्थिक दबाव अनेक कारणों से प्रेरित मानते हैं। इन तत्वों में व्यक्तियों के नए स्वरों, नई भाषा, नए भावों के साथ अपने आप को अव्यक्त करने की प्रेरणा भी दी। जीवन की भीड़ भाड़ से उपकर ये शांति की तलाश में प्रकृति की ओर उन्मुख हुए। ऐसे भी कुछ तत्व हो सकते हैं जिन्हें छायावादी काव्य की मूल प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यदि समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर इस समस्या पर यदि विचार किया जाए तो सभी कारणों में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, सभी समन्वित रूप से छायावाद को की शुरुआत है और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। छायावादी काव्य में सर्वथा नवीन दृष्टि का उद्घाटन हुआ। स्वतंत्र चेतना व्यक्तिवाद की भावना का यह निश्चयी प्रवाह है और ये नितांत मौलिक और नवीन रूप से विद्यमान है। उसमें रोमांटिक भावनाएं भी है जो व्यक्तिवादी भावनाओं का अंग है। किसी के अनुकरण को स्वीकार न करते हुए विभिन्न साहित्य संस्कृतियों के संपर्क के प्रभाव से जो सहज स्वीकार किया जा सकता है, इन सब प्रेरणाओं के विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि छायावाद हिंदी साहित्य के मौलिक चेतना और स्वाभाविक धारा के रूप में अवतरित हुआ है। छायावाद की परिभाषा के रूप में यदि हम देखें कि छायावाद है क्या, छायावाद अपने आप में एक सूक्ष्म और जटिल धारणा है जो परिभाषा के घेरे में बंधती नहीं है। जितना विश्लेषण और विवेचन किया जाए, अस्पष्टता और भ्रम बढ़ते जाएंगे। कवियों और आलोचकों में छायावाद की परिभाषाएं देकर के स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयास किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है और जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेम की व्यंजना करता है। और दूसरी अभिव्यंजना शैली के अर्थ में, अर्थात छायावाद का सामान्यतः अर्थ वह प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी भी वस्तु और विषय का वर्णन किया जा सकता है। एक प्रकार से शुक्ल छायावाद के रहस्यवाद की शैली मात्र स्वीकार करते हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी की मान्यता है कि मानस और प्रकृति का सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। इस व्याख्या में सूक्ष्म और अर्थ गंभीर शब्दों में अच्छी तरह से समझ लें। यदि वह सौंदर्य सूक्ष्म नहीं है, साकार नहीं है, सूक्ष्म क्रियाशील है, किसी कथा और आख्यान का विषय बन गया है, तो हम उसे छायावाद के अंतर्गत नहीं ले सकेंगे। श्री रामकृष्ण शुक्ल और शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद के रहस्यवाद के चचेरे भाई जैसा संबंध स्थापित किया है। श्री कृष्ण शुक्ल के शब्दों में छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। रहस्यवाद समस्त सृष्टि में ईश्वर अव्यक्त और मनुष्य व्यक्त है। इसीलिए छाया मनुष्य की और व्यक्ति की देखी जा सकती है, अव्यक्त की छाया नहीं हो सकती। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को एक स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है, तो दूसरी ओर उसे एक विशेष भाव पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद ने भी छायावाद के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और व्यक्ति भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान और उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। सुमित्रानंद पंत छायावाद के पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिज्म से प्रभावित है। महादेव वर्मा का कथन है कि मनुष्य को बाह्य सौंदर्य से हटाकर उसे प्रकृति के साथ अपने अविच्छिन्न संबंध की स्मृति दिलाने का श्रेय भी छायावाद को ही जाता है। इन सब परिभाषाओं और विचारों से एकत्रित करने पर छायावाद के संबंध में एक ये विचार व्यक्त होता है कि छायावाद और रहस्यवाद एक ही है और उसकी छाया एक शैली विशेष है।
छायावाद प्रकृति के मानव जीवन के प्रतिबिंब को देखकर प्रकृति के मानवीकरण करता है। एक दार्शनिक और आवश्यक अनुभूति है जो प्रकृति के आध्यात्मिक सौंदर्य का अनुभव कराती है। छायावाद में प्रेम और प्रकृति का चित्रण गीति तत्व की सीमा में होता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, अर्थात छायावाद हिंदी कविता में एक विशेष युग पूर्ववर्ती युग के विरोध में स्फुटित एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण, एक दार्शनिक दृष्टिकोण और एक विशेष शैली है जो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक और अलौकिक प्रेम से लौकिक अनुभूतियों का चित्रण करती है, जिससे प्रकृति को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्रस्तुतिकरणी गीति शैली में होता है। छायावाद के प्रवर्तन के रूप में यदि हम विचार करें तो हिंदी के छायावादी काव्य हिंदी साहित्य की समृद्धि और संपन्नता की द्योतक है। इस काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किस कवि ने कौन सी कविता के साथ हुआ, इस प्रश्न को स्पष्ट और विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन हम इस विवाद पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। हिंदी के मूर्धन्य आलोचकों ने इस विषय पर छायावाद का क्रमागत कविता और प्रवृत्तियों की प्रचुरता के आधार पर अलग अलग विचार किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1918 में छायावाद का प्रादुर्भाव स्वीकार किया है, जब तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में छायावादी शैली में कुछ कविताएं प्रकाशित हुई थी। आचार्य शुक्ल ने मैत्री शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे, बद्रीनाथ भट्ट और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। सरस्वती में प्रकाशित उनकी कुछ कविताएं उनके कथन के लिए प्रमाणित दे रहा है। दीपक जलकर फूल, रोमियो उज्ज्वल प्रभा पताका, अंधकार ही सूल बद्रीनाथ भट्ट की एक कविता है जिसको उन्होंने छायावाद का प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। तेरे घर के द्वार बहुत है, किससे होकर आऊँ मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर आऊँ मैं। मैत्री शरणगुप्त ने 1918 में हिंदू पत्रिका में जो लिखी थी पत्रिका, उसमें इसका शुरुआत मानते हैं। प्रसाद का भीग रहा है रजनी का वह सुंदर कोमल कबरीधार, अरुण किरण सम वे छूले खोलो प्रीतम खोलो द्वार। ये प्रसाद जी की ये कविता भी छायावाद की शुरुआत की कविताओं में मानी जाती है। कुछ अन्य पंथ और निराला के छायावाद के प्रवर्तक कवि मानते हैं। इन दोनों कवियों ने सूक्ष्म शब्द चेतना, स्वरों का उपयोग, भाषा संगति का गहरा बोध और प्रकृति के प्रति उनका सहज भाव उन्हें न केवल अपने पूर्ववर्ती कवियों और दूसरी शैली की समृद्धियों से अलग करता है, बल्कि नए छायावादी कवियों में भी शामिल करता है। एक प्रकार से छायावाद की चेतना का प्रसार देखें तो पंत और निराला में ही प्रवर्तक रूप दिखाई देता है। छायावाद के संबंध में इलाचंद्र जोशी का मत है कि छायावाद ने हिंदी काव्य जगत में जो युगांतर उत्पन्न किया उसमें प्रबल तरंगा विघात में हमारी साहित्य धारा की प्रकृति बदल गई। गोस्वामी तुलसीदास के बाद ये सबसे बड़ी साहित्यिक क्रांति थी। नामकरण और इसके औचित्य पर यदि हम विचार करें, छायावादी काव्य 1918 से 1938 तक का जो विपुल काव्य राशि का जो निर्माण हुआ है, पत्र पत्रिका में प्रकाशन में सुविधा होने कारण से अनेक सजग और संवेदनशील व्यक्तियों ने काव्य सृजन का काम किया। एक और प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी काव्य की साधना करे थे। दूसरी ओर इस युग में माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, नवीन आदि ने भी इस युग में भाग लिया। इसके अतिरिक्त बच्चन जी, नरेंद्र शर्मा, अंचल आदि कवियों का ने भी प्रणय की लौकिक और मासल अनुभूतियों को कविता में उतारना आरंभ किया। इसीलिए स्वाभाविक भी है कि इस काल के नामकरण के बारे में जितना जिज्ञासा उत्पन्न हो, छायावादी काल कहने के पीछे 3 महत्वपूर्ण तर्क हैं। एक, छायावादी काव्य में कवित्व की दृष्टि से अर्थात अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता और अभिव्यंजन शिल्प के उत्कर्ष की दृष्टि से काव्य सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, छायावादी काव्य में प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश नहीं हुआ है, वरन उसमें प्रवृत्ति काव्य की विकास की काफ़ी दूर तक उसको प्रभावित किया है। छायावादोत्तर युग के कवियों के लिए छायावादी काव्य राशि की प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया का आधार बनी। तीसरा, छायावादी काव्य में अपने युग के जनजीवन की समग्रता से अभिव्यक्ति मिलती है। ये काव्य के पूर्व सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्शों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। कामायनी में इस धारा को चरम प्रणीति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए इस काल को छायावादी काल के नाम से सर्वथा पुकारना है वो समचीन है।
छायावादी कवि और उनका काव्य पर यदि हम विचार करें तो छायावाद के क्षेत्र में प्रसाद जी, निराला और पंत बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बड़े नाम है। महादेव वर्मा की को भी मिला दे तो ये 4 स्तंभ बन जाते हैं। जयशंकर प्रसाद 1890 से 1937 तक इनका बड़ा लंबा चौड़ा साहित्य है, जिसमें जयशंकर प्रसाद के साहित्य में हम प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, बब्रुबाहुन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी जैसी कृतियां हमें प्रसाद जी ने दी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। सुमित्रानंदन पंत इनकी मुख्य रूप से उस्वाच, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन ये छायावादी शैली में लिखी हुई बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी ये इनकी कविताओं का संग्रह है। और पंत जी ने लोकायतन नामक एक महाकाव्य भी लिखा जो 1932 तक इनकी छायावादी रचनाओं की प्रमुख रचनाओं में शामिल किया जा सकता है। और महादेव वर्मा जी ने छायावाद की कवयित्री, आधुनिक काल की मीरा कही जाती है। इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत इन चारों ने 1940 में यामा नाम से प्रकाशित कराया, जिस पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला। छायावादी युग के अन्य कवियों में राम कुमार वर्मा, रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्यों की रचना की। उदय शंकर भट्ट ने मानसी, विसर्जन, युगदीप और मोहनलाल महतो ने वियोगी का निर्माण करके एक तारा, कल्पना आदि छायावादी काव्यों की रचना करके हिंदी साहित्य को इस मधुरतम धारा के विकास और उत्कर्ष प्रदान किया। धन्यवाद।